Hello everyone, welcome back again. Welcome back to my channel. In today video, we will learn beta function and its convergence. Beta function is a part of improper integral and it has a special name called beta function. तो देखते हैं कि बीटा फंक्शन क्या है और उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं. सो ये देखिए आपका बीटा फंक्शन क्या होता है. सो सपोज यू हैव ए फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू दिस t raised to power p minus 1 minus t raised to power q minus 1, where t is a number in the open interval 0, 1 and p, q are real number. So question is कि अगर आप इसको इंटीग्रल कर लें 0 to 1 इस टाइप से, so इसकी कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है. अगर आप मैं एफ टी की वैल्यू लिख दूं तो इट्स लुक लाइक दिस वन. सो दिस इंटीग्रल, एक्चुअली दिस इंटीग्रल इज नोन एज बीटा फंक्शन. तो इसको अभी हम लास्ट में लिख देंगे. तो अभी इसका नाम स्पेशली क्यों नहीं लिख रहे हैं बीटा फंक्शन, क्योंकि हम इसकी अभी कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं. सपोज ये डाइवर्जेंट हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो फंक्शन कंसेप्ट कैसे रहेगा, तो इसका नाम फंक्शन कैसे रखेंगे. सो वी आर चेकिंग द कन्वर्जेंस ऑफ दिस. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें दोनों पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है. जीरो पे देखें, अगर मैं t की जगह जीरो लिख दूं एंड सपोज p माइनस वन नेगेटिव हो जाए, p माइनस वन नेगेटिव हो जाए, तो जीरो की पावर नेगेटिव नंबर, जीरो की पावर नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल -2, सो इट बिकम्स 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ 1 की बात करूँ, 1 - 1 0, और अगर पावर नेगेटिव हो गई तो सेम स्टोरी कि अगर 0 रेज टू पावर नेगेटिव नंबर है देन इट अगेन बिकम्स इन्फिनिटी. तो इसका मतलब 0 और 1 पे प्रॉब्लम है. बहुत सारी बुक्स में जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं, हर बुक में तो सेम नोटेशन नहीं होते खैर, बट बहुत सारे बुक में ऐसे नोटेशन होते हैं कि अगर 0 पे प्रॉब्लम है तो उसको वो 0 प्लस कर देगा. 0 प्लस मतलब 0 की तरफ से ओपन, और 1 माइनस मतलब ये. अगर a पे प्रॉब्लम है तो a को ओपन हाईलाइट करने के लिए वो प्लस लगा देगा, मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ 0. एंड अपर वाले पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो b माइनस. तो वो बुक टू बुक वेरी करता है, कोई ऐसी फिक्स बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप ओपन इंटरवल लें या क्लोज इंटरवल, इंटीग्रल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कन्वर्जेंट है तो. ओके, तो सिंस इन दिस प्रॉब्लम वी हैव प्रॉब्लम एट 0 एज वेल एज 1, सो वी आर ब्रेकिंग दिस इंटीग्रल इनटू टू टर्म्स, 0 to हाफ, हाफ टू 1. फंक्शन बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं. अच्छा, अब हम दोनों की कन्वर्जेंस चेक करेंगे. एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, if both the integrals are convergent then I1 plus I2 means this one is convergent. So एक एक की कन्वर्जेंस चेक करेंगे. अगर हम I1 में देखें तो 0 पे प्रॉब्लम है, बस हाफ इज ओके, क्योंकि हाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी. सिमिलरली अगर I2 में चेक करेंगे तो 1 पे प्रॉब्लम है और किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है. तो I1 को पहले स्टार्ट करते हैं, और इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें एक रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, जो रिजल्ट किस नाम से जाना जाता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो फॉर शोइंग कन्वर्जेंस ऑफ I वी यूज ए रिजल्ट कॉल्ड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. व्हाट इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट? इफ f एंड g आर टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b, a से ओपन क्यों किया है, मतलब हम वो थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है किसी फंक्शन में. जैसे I1 में अगर आप देखेंगे तो 0 पे कॉम्प्लिकेशन है. एंड f and g are integrable on closed interval x to b, where x is a number from a to b. तो कंडीशन, आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या है, if f g पॉजिटिव एंड लिमिट t टेंस टू a प्लस f t by g t is equal to l, where l is a real number. Okay, then this function is convergent if and only if this. क्या लिखा हमने, दोनों फंक्शन पॉजिटिव है और f बाई जी की लिमिट, और लिमिट किस पॉइंट पे, t टेंस टू a प्लस, t टेंस टू a प्लस की जो लिमिट है वो l है एंड l इज ए रियल नंबर. देन a to b ft dt is convergent if and only if gt is, integral of gt is convergent, and it is a if and only if result. ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. तो आप इस रिजल्ट, अच्छा ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फुल वर्जन नहीं है, ये सिर्फ मैंने उतना ही लिखा है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है. इसमें और भी वर्जन है, जैसे बी वाले पे भी चेक कर सकते हैं, सेम रिजल्ट है उसमें. अगर बी पे प्रॉब्लम है तो t टेंस टू b माइनस लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेम रिजल्ट हैपन्स.
ऐसा नहीं और कुछ चेंज होगा, बस लिमिट ही निकालनी है, एल आना चाहिए, वो रियल नंबर है। अच्छा, और भी केस हैं कि अगर एल इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो वो कुछ वन वे रिजल्ट होते हैं, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, बट फिलहाल अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। कंसीडर I1, I1 0 to half t raised to power p minus 1 1 minus t raised to power q minus 1 dt। अब प्रॉब्लम किस पे है मुझे देखा जाए तो जीरो पे है, जीरो प्लस लिख लेते हैं, जीरो पे प्रॉब्लम है। तो जीरो पे प्रॉब्लम कब होगी? जब p माइनस 1 नेगेटिव होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहां पर बन रहे हैं मेरे, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मैं हैंडल करूंगा। तो मेरा जो फंक्शन है वो है t रेज टू पावर p माइनस 1 1 माइनस टी q माइनस 1। p को रियल नंबर अलाउ कर रखा है, देखो केस 1, इफ p इज इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपेंड। हम 3 केसेस में डिस्कस करके चलेंगे इसको कि अगर p की वैल्यू 1 है तो कितना होगा, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, और p की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा। सो इफ p इक्वल टू 1 देन ft इज इक्वल टू, देखो यहां अगर 1 लिखोगे तो ये बचेगा, ft इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज ft जो आपका फंक्शन है q माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 0 हाफ, हम हाफ लेके चल रहे हैं। तो अब जीरो पे भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देखो t की जगह 0 लिखोगे तो 1 की पावर q माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज कंटिन्यूअस, सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 टू हाफ ft dt इज इंटीग्रेबल। कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल ही हो जाता है, इंटीग्रेबल और कन्वर्जेंट कह दो। जब इंटीग्रल हो गया तो कन्वर्जेंट ही है, क्योंकि रीमन के सेंस में इंटीग्रेबल हो गया ना, ये डार्बॉक्स इंटीग्रेबल की बात कर रहे हैं हम। दूसरा केस, इफ p ग्रेटर देन 1 देन ft इज इक्वल टू t रेज टू पावर p माइनस 1 1 माइनस q रेज 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1। सो इन दिस केस ऑल्सो देखो, अब अगर मैं t की जगह 0 लिख दूं तो p की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है, तो p माइनस 1 पॉजिटिव होगा, t की पावर पॉजिटिव। 0 भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेकंड टर्म में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो इन दिस केस ऑल्सो ft इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस ऑन 0 टू हाफ, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू हाफ ft dt इज कन्वर्जेंट। सो इस केस में भी आपका टर्म कन्वर्जेंट है। केस 3 जो है वो मेजर केस है इसका। केस 3, इफ p इज लेस देन 1, अगर p लेस देन 1 है तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर p लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब जैसे 0.9 या 0.9 लिख देंगे तो नेगेटिव पावर बचेगी, तो t की पावर नेगेटिव, तो जब 0 लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे देखिए। सो इफ p लेस देन 1, तो अब हम दोबारा से फंक्शन लिखते हैं एक बार, t रेज टू पावर p माइनस 1 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1, और एक नया फंक्शन भी लेते हैं gt ये वाला सेम, t रेज टू पावर p माइनस 1। ओके, ये लिख लिया। अब मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहता हूं, जो मैंने अभी पहले एक स्टेटमेंट लिखी थी उसकी। आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है ओपन इंटरवल 0 टू हाफ में, है ना। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर t बिलोंग टू 0 कॉमा हाफ। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट t टेंस टू जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है 0 पे, ft बाय gt, लिमिट t टेंस टू 0 प्लस, डिवाइड करो, बड़ा आसान है, 1 माइनस टी q माइनस 1, 0 लिखो 1 आ गया, तो 1 एक रियल नंबर है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए एक कंडीशन और चाहिए, g या f में से एक का कन्वर्जेंस पता होना चाहिए।
तो अब हम g की कन्वर्जेंस पता लगाते हैं। कंसीडर 0 to half gt dt। तो 0 to half gt है आपके पास t रेज टू पावर p माइनस 1 dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और जीरो पे प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, तो मैं लिखूंगा लिमिट c टेंस टू 0 प्लस c हाफ t रेज टू पावर p माइनस 1 dt, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंसेप्ट है कि हम कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। नाउ लिमिट c टेंस टू 0 प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन p पे डिपेंड करता है, देखो डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि जो t की पावर माइनस 1 है उसका इंटीग्रेशन log t होता है, याद रहे। सो t रेज टू पावर p डिवाइड बाई p प्लस 1 कर देंगे ना, लेकिन ये कब लगेगा, जब p की वैल्यू 0 ना हो, है ना, क्योंकि हमने p को लेस देन 1 में एज्यूम किया हुआ है। अगर p की वैल्यू 0 हो जाए, देखो अगर p की वैल्यू 0 हो जाए तो t की पावर माइनस 1 आ जाएगा, और t की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन log t। अच्छा लिमिट यहां लिख देते हैं 0 to हाफ, ये वाली लिमिट, सॉरी c to हाफ, ठीक है। ये अभी लिमिट पुट करते हैं हम। लिमिट c टेंस टू 0 प्लस, तो इसमें अब देखो यहां हाफ लिखो, तो 1 बाई पी बाहर, t की जगह ये लिखेंगे, तो 1 बाई 2 रेज टू पावर p माइनस c रेज टू पावर p इफ p नॉट इक्वल टू 0। इफ p इक्वल टू 0, तो इस केस में यहां लिखेंगे तो log हाफ माइनस log c। लिमिट c टेंस टू 0 प्लस, अब इसमें केसेस बनेंगे p ग्रेटर देन 0, p लेस देन 0, p इक्वल टू 0। हाँ जी, फर्स्ट वाला देखते हैं। c की वैल्यू 0 लिखनी है, यहां c की वैल्यू 0 लिखो। अब इस पे बात करते हैं, p पॉजिटिव है तो 0 की पावर पॉजिटिव नंबर, तो 0 की पावर पॉजिटिव नंबर 0, तो क्या बचेगा 1 बाई पी इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर p, और ये 0 हो गया। लेकिन अगर p लेस देन 0 है, अगर p लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो p लेस देन 0 होने से c की वैल्यू आप यहां 0 लिखोगे। थोड़ा सा समझाता हूं मैं, और p है ये आपका, ये रहा, c की जगह 0 लिखा। सपोज p नेगेटिव है तो p की पावर, सॉरी 0 की पावर माइनस 1, तो कितना हुआ ये इन्फिनिटी। यहां पे माइनस लगा है, ये फाइनाइट नंबर है, तो टोटल मिला के कितना हुआ माइनस इन्फिनिटी। और यहां पे क्या है 1 बाई पी, बट एक इंपॉर्टेंट बात है p नेगेटिव है, तो 1 बाई पी नेगेटिव और अंदर माइनस इन्फिनिटी, सो इट बिकम्स प्लस इन्फिनिटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, p नेगेटिव नंबर है, p नेगेटिव नंबर है, c की वैल्यू 0, यहां पे लिखा 0 की पावर माइनस, देखो यहां समझा रखा है मैंने, 0 की पावर माइनस में कुछ लिखेंगे तो 1 बाई 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी हो गया। ये माइनस है, माइनस इन्फिनिटी, फाइनाइट नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर 1 बाई पी है, p नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर से जब माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इस केस में c टेंस टू 0 प्लस, यहां पे तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है कि इफ c टेंस टू 0 प्लस log c टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, बाहर माइनस है तो इट बिकम्स प्लस इन्फिनिटी। ओके, ये लिमिट हट जाएगी, यहां से लिमिट हट जाएगी। तो आपके पास ये 3 केसेस आ गए। तो जो हम ये g वाला इंटीग्रल लेके चले, हमें क्या पता चला, 0 टू हाफ gt dt इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। देखो इसके कई केसेस हैं, कन्वर्जेंट वाले भी डाइवर्जेंट वाले भी, तो जहां पर फाइनाइट आ रहा है वो कन्वर्जेंट होगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ वी चूज p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0।
तो इन तीनों केसेस से आपको क्या क्या पता चला, देखो केस 1 में p की वैल्यू 1 के लिए कन्वर्जेंट, केस 2 में p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, केस 3 में 0 के लिए डाइवर्जेंट, लेस देन 0 के लिए डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 0 के लिए डाइवर्जेंट। तो क्या पता चलेगा, देखो अब देखो, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो फुल फ्लैश लिख देते हैं, क्या कंक्लूजन निकला, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 to half ft dt is convergent if and only if p greater than 0। क्योंकि जो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था उसका कंक्लूजन क्या था कि ft इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल ऑफ gt इज कन्वर्जेंट। तो gt कब कन्वर्जेंट है, जब ऐसा है, तो ft भी कब कन्वर्जेंट होगा, जब ऐसा होगा। सो फाइनली जो I1 था, I1 तीनों केस को क्लब कर दें, तीनों केस को क्लब कर दें तो क्या मिलेगा, सो I1 इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p greater than 0। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस I2 कि I2 कैसा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। कंसीडर I2 आपका है हाफ टू 1 t रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1 dt। ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1 से प्रॉब्लम है जी, इसमें हाफ से तो कोई इशू है नहीं। तो अगर हम चाहें तो इस पूरे को भी बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं जैसे I1 किया है। 3 केसेस बनेंगे Q के ऊपर, Q इक्वल टू 1, Q ग्रेटर देन 1, Q लेस देन 1। तो इसमें बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें यूज कर लें कुछ टेक्निक्स तो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। देखो कैसे, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो। इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, लिमिट, और इसमें c टेंस टू 1 माइनस हाफ टू c t रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1 dt। ये स्टेप लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब c की वैल्यू क्या है, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटे पे ले लिया हमने। तो ये जो इंटीग्रल की लिमिट है वो क्या हो गई, हाफ टू c, क्लोज इंटरवल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हाफ टू c में ये फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल होगा। तो इंटीग्रेबल है तो इसमें डार्बॉक्स इंटीग्रल की जो कैलकुलेशन है वो अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं इसमें, पुट 1 माइनस टी इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट करो, लिमिट चेंज करो जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं। इफ t इज इक्वल टू हाफ, देन y इज इक्वल टू, या हाफ लिखो, हाफ ही आ जाएगा। इफ t इक्वल टू c, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस c, इस तरीके से हो जाएगा। सो योर I2 इंटीग्रल कन्वर्टेड टू लिमिट c टेंस टू 1 माइनस इंटीग्रल हाफ वाली वैल्यू आ जाएगी हाफ में ही, c वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस c में, t की वैल्यू 1 माइनस y, और 1 माइनस t की वैल्यू y, और dt की वैल्यू माइनस dy। लिमिट c टेंस टू 1 माइनस, अच्छा ये जो लिमिट है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, हाफ ऊपर ये नीचे, तो एक माइनस का इफेक्ट आएगा जो इस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है वो। तो ये हो जाएगा आपके पास y रेज टू पावर q माइनस 1 माइनस y रेज टू पावर p माइनस 1 dy। नेक्स्ट, इस लिमिट को अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो c टेंस टू 1 माइनस है,
सो दिस implies 1 minus c tends to which number? c tends to 1 minus, तो 1 minus c कहाँ अप्रोच करेगा? c 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 0 आ जाएगा, क्लियर बात है। लेकिन c की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर मैं यहाँ 1 से छोटा नंबर लिखूंगा तो 1 माइनस ए नंबर लेस देन 1, तो वी हैव ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये जो लिमिट है मेरी वो 0 प्लस हो जाएगी। अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती ना, स्कूल लेवल की प्रॉपर्टी है शायद, a टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज a टू बी एफ टी डी टी, है ना, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, स्कूल लेवल की प्रॉपर्टी है। अब देखो, अब मेरा I2 ये आ गया एंड नोटिस इट, दिस इज सेम एज I1, 0 to half t की पावर, उसमें p माइनस 1 था, इसमें q माइनस 1, बस वो नंबर डिफरेंट है, ये बिल्कुल सेम है। तो एज डन इन I1 वी कंक्लूड दैट I2 is convergent if and only if I1 में क्या था, जो इसके ऊपर जो P था वो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहां पर Q है, तो if and only if Q is पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया कि हमारा इंटीग्रल I2 कब कन्वर्जेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस, अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो हेंस 0 to 1 t raised to power p minus 1 1 minus t q minus 1 dt is convergent if and only if p is greater than 0 q is greater than 0। आप 0 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ 0 पे प्लस और 1 पे माइनस भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है, ओके, डिपेंडिंग टू बुक कि हम कौन से बुक से पढ़ रहे हैं, उसके नोटेशन कैसे काम करते हैं। तो ये आपका बीटा फंक्शन का इंटीग्रल है इस तरीके से, ओके। तो इसी फंक्शन को हम बीटा फंक्शन कहते हैं। अब बीटा फंक्शन डिफाइन करते हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन b from 0, infinity cross 0, infinity to r defined by beta p, q is equal to integral 0 to 1 t raised to power p minus 1 1 minus t q minus 1 dt is known as बीटा फंक्शन, ओके। इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं, ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। थोड़ा सा समझा और देता हूं, जैसे जो ये इंटीग्रेशन लिखा है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, सपोज अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, t तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि t की लिमिट 0 और 1 पुट हो जाएगी, तो बचेगा कौन, p और q बचेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने I1 में जो इंटीग्रेशन किया था, I1 में भी एक p की टर्म बची थी ना, कुछ 2 की पावर p समथिंग, तो p या q की टर्म्स में आपका आंसर बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये p और q की टर्म्स में एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो लिमिट लिखी है वो तो लिमिट खत्म हो जाएगी 0 1, t खत्म हो जाएगा, तो यू हैव ए क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन p एंड q, और आपको दो वेरिएबल है p और q, इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जैसे आर स्क्वायर का फंक्शन होता है ना, जैसे आपने आर स्क्वायर का फंक्शन सुना है कभी, आर स्क्वायर टू समथिंग आर, तो उसमें क्या होता है, 2 पॉइंट लिखते हैं, इधर तो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, लाइक दैट, है ना, एक्स तो नहीं होगा, 0 अलाउड नहीं करेंगे हम, +1, तो इसी तरीके से है ये सेम। बीटा फंक्शन नाम दिया इसलिए बी लिख दिया, बाकी एफ भी लिख सकते थे बट बीटा लिखते हैं, और जो उसका इनपुट है वो पी क्यू है, p 0 to infinity, q 0 to infinity, जैसे r क्रॉस r होता है ऐसे
पी और क्यू यहाँ 0 से बिगर हमने प्रूफ किया है, तो इसीलिए ऐसे लिया है 0 to infinity 0 infinity। ओके, सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। बेल बटन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।